तानिया एक नंबर की चटोरी लड़की होती है जिसे खास तौर पर तीखा खाना बहुत पसंद होता है। अरे बाबा बस भी कर। एक साथ कितनी मिर्चियाँ ठूसेगी तू। देख यार, किसी भी पदार्थ के साथ अगर मैं मिर्ची ना खाऊं तो वो खाना मेरे गले के नीचे ही नहीं उतरता। तू तो सच में अजीब ही आइटम है। अरे अगर मैंने एक भी मिर्ची खा ली तो मुझे तो अगली सुबह 10 लग जाए। वो तो है, क्योंकि तू एक नंबर के कमजोर है और ये मिर्ची खाना तो तेरे बस की बात ही नहीं है। अरे मेरा तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद क्या होगा तेरा? अगर वहां के लोग तुझे कम तीखा खाने वाले मिले तो क्या करेगी तू? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ मेरी शादी तय हुई है वो परिवार भी मेरी ही तरह तीखे खाने का बहुत शौकीन है। तो मुझे तो इस बात की कोई टेंशन नहीं है। वाह, किस्मत हो तो तेरी जैसी। फिर कुछ ही दिनों में तानिया की शादी अनुराग के साथ होती है और शादी के बाद वो अपनी जेठानी वेदिका के साथ मिलकर घर के सारे काम किया करती है। हे भगवान, शादी करके तो मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। दिन रात बस काम काम और काम। पहले तो मेरे पास दुनिया भर का फ्री टाइम हुआ करता था, लेकिन अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि फ्री टाइम मिलने के लिए मैं तरस गई हूँ। अरे क्या हुआ तानिया, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? मुझे तो लगा कि तुम छत पर कपड़े सुखा रही होगी। अरे दीदी, मैं थोड़ी ही देर बाद सुखा देती हूँ। दरअसल मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, इसीलिए मुझसे अभी काम हो ही नहीं पाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ। अरे बाप रे, अगर ऐसा है तो तुम दवाई ले लो ना और आराम ही करो। मैं हूं ना, मैं सुखा दूंगी कपड़े। लेकिन दीदी। नहीं तानिया, कोई बात नहीं, और इतने से काम से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम आराम करो और तुम्हारे हिस्से के जितने भी काम हैं वो मैं सब कर देती हूँ। हाउ स्वीट दीदी, थैंक यू सो मच। इतना कहकर वेदिका वहां से चली जाती है। अरे वाह, मेरी जेठानी तो एकदम भोली सी है। ये तो बिना कुछ कहे ही मेरे सारे काम किए जा रही है। चलो अच्छा है, इसी बहाने अब मैं चैन से आराम तो कर पाऊंगी। मस्त सो जाती हूँ अभी और सीधे 5 बजे उठती हूँ। अब तानिया सो जाती है और उसके ससुराल में हर वक्त बस तीखा ही खाना बनता रहता है, जिसे तानिया बहुत मजे से खाती है। वाह दीदी, क्या कमाल का खाना बनाती हो आप। सच में ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। वेदिका का भोलापन देखकर तानिया के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं यूं ही बीमार होने का नाटक करती रहूं, जिसके चलते मुझे कुछ काम करने की नौबत ही नहीं आएगी और घर का सारा काम दीदी खुशी खुशी कर लेगी और मुझे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। वाह तानिया वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने। लेकिन मुझे तो टेंशन बस एक्टिंग की है। खैर, मैं कोई इतनी भी बुरी एक्टिंग नहीं करती। कैसे भी करके सबको टोपी तो मैं पहना ही दूंगी। और अब तानिया बीमार होने का नाटक करने लगती है और उसे देखकर सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। अरे तानिया बहू, तुम्हारी तबीयत अचानक से इतनी खराब कैसे हो गई? अब क्या कहूँ माँ जी, ये सब इतना सारा तीखा खाना खाने का नतीजा है। माफ करना हो, लेकिन यहाँ पर जो भी खाना बनता है उसमें कुछ ज्यादा ही मिर्ची डलती है और मेरे मायके में तो मैं सादा ही खाना खाया करती थी, जिसमें तीखा नियमित रूप से ही डाला जाता था। हे भगवान, इसका मतलब तुम इतने दिनों से चुपचाप बिना कुछ कहे इतना सारा तीखा खाना खा रही थी। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पहले से पता था ना कि हमारे शहर के लोग तीखा खाना खाते हैं, फिर भी तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। ऐसा क्यों किया तुमने? वैसी बात नहीं है माँ जी, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था और यहाँ आने के बाद भी मैं जैसे तैसे सब खा लेती थी। लेकिन कल को कुछ मैंने ज्यादा ही खा लिया और ये सब उसी कारण हुआ है। समझ सकती हो बेटा, कोई बात नहीं, तू अपना ध्यान रख। और वेदिका बहू, इसे वो सादी वाली खिचड़ी बना कर दे, वो खाने से इसे आराम मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपके बोलने से पहले ही बना दी है मैंने खिचड़ी।
अभी लेकर आती हूँ। शाबाश बहू। वेदिका की बनाई हुई खिचड़ी तानिया जैसे तैसे खा लेती है। फिर रात में जब घर के सभी लोग सो जाते हैं, तभी उस मरीजों वाली खिचड़ी खाकर तो मुझे उल्टी ही आ रही थी। लेकिन अब तो सब सो रहे हैं और आज तो दीदी ने कितने मस्त मस्त तीखे पकवान बनाए थे। और तो और वो स्पेशल मिर्ची वाली सब्जी भी बनाई थी। सब में कुछ ना कुछ तो बच ही गया होगा। तो अभी जाकर सफा चाट करती हूँ मैं। तानिया चुपके से रसोई में जाकर वो सारा बचा हुआ खाना खाने लगती है। वाह, क्या बात है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। काश मैं ये सारा खाना खत्म कर पाती। लेकिन थोड़ा खाना मुझे बचा कर रखना होगा, ताकि दीदी जब कल सुबह देखे तो उन्हें सारे बर्तन खाली न दिखे। और उन्हें तो बस यही लगेगा कि घर में से ही किसी सदस्य ने खाया होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये सब खाना मैंने ही खाया है। अब तानिया अक्सर ऐसे ही किया करती है। हर 15 दिन में वो पेट दर्द और दस्त लगने का नाटक करके सभी घर वालों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं तो हर 15 दिन में बीमार पड़ती हूँ, जिस कारण घर के सारे काम का लोड आपके ऊपर ही आ जाता है। मैं भी कितनी नालायक हूँ ना, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे नहीं तानिया, ऐसी बात नहीं है। और मुझ पर काम का कोई लोड नहीं आ रहा। और ये सारे काम तो मैं पहले भी किया करती थी, जब तुम यहाँ पर नहीं थी। और वैसे भी अपनों के लिए काम करने में कैसी दिक्कत। इसलिए प्लीज तुम मुझसे माफी मत मांगो। हर किसी का दिल अगर आपके ही जैसे हो तो ये दुनिया रहने के लिए कितनी अच्छी जगह बन जाएगी। ये तो तुम्हारा बड़प्पन ही तानिया। चलो अब आराम करो, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। अरे नहीं दीदी, प्लीज आज खिचड़ी मत बनाओ ना। लेकिन क्यों तानिया? डॉक्टर ने तो तुम्हें खिचड़ी ही खाने के लिए कहा है। और तुम अगर खाली पेट दवाई लोगी तो उनका असर कैसे होगा? जानती हूँ दीदी, लेकिन मेरा आज खिचड़ी खाने का मन बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप कुछ और ही बना दो ना, जो एकदम सिंपल हो। ठीक है तानिया, सोचती हूँ मैं कुछ। ऐसे ही एक रोज जब तानिया सोकर उठती है, तभी ससुराल आई अपनी माँ बिंदु को देखकर वो चकित रह जाती है। ओ तेरी, ये माँ यहाँ पर क्या कर रही है? अरे बिंदु जी, आप तो ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे कि आपको पता ही नहीं कि आपकी बेटी तीखा खाना नहीं खा पाती। क्या? ओ नो, कहीं माँ मेरा भांडा ना फोड़ दे। भगवान जी, प्लीज संभाल लेना। अगर माँ ने इन लोगों से कह दिया कि मैं तीखे खाने की शौकीन हूँ तो आज तो मेरी बैंड ही बज जाएगी। जी जानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसे यहाँ पर इतनी तकलीफ होगी। मुझे लगा कि जगह बदलने से वो भी यहाँ के माहौल में ढल जाएगी। उसके खान पान में बदलाव आने के बाद शुरुआती दौर में मुश्किलें होंगी, लेकिन थोड़ी ही दिनों में वो एडजस्ट कर लेगी। बस यही ख्याल था मेरा। लेकिन उसे तो यहाँ का खाना हजम ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं मिलती हूँ ना उससे। कहाँ पर है वो? वो तो अपने कमरे में ही है, शायद आराम कर रही होगी। बहुत कमजोर हो चुकी है ना। फिर बिंदु तानिया से मिलने उसके कमरे में चली जाती है। थैंक यू सो मच माँ, आपने माँ जी के सामने झूठ कहकर मुझे बचा लिया, वरना मुझे तो ये लगा था कि आप तो उन्हें कह ही दोगी कि मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। नालायक लड़की, तेरे ससुराल वालों से बचाने के लिए मैंने झूठ तो कह दिया, लेकिन तू ये नाटक क्यों कर रही है? अरे तुझे तो उल्टा खुशी होनी चाहिए कि तुझे इतना तीखा खाने वाला ससुराल मिला है, जहाँ दिन रात बस लजीज तीखे पकवान ही बनते हैं। लेकिन एक तू है, इतना सब होकर भी इतना घटिया नाटक कर रही है तू। ऐसा नहीं है माँ, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। कैसी वजह? फिर तानिया अपनी माँ को उसके नाटक के पीछे का मकसद बताती है, जिसे सुनकर बिंदु को बहुत गुस्सा आता है और वो तानिया को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। माँ,
आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बेशर्म कही की। अरे तुझे मैंने यही संस्कार दिए हैं क्या? आराम फरमाने के लिए तू ये नाटक करके अपनी जेठानी की तकलीफें बढ़ा रही है। अरे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। ये सब तो फालतू की बातें होती है माँ। अब मेरे आने से पहले भी तो दीदी पूरे घर का काम ही कर रही थी ना। तो अब मेरे यहाँ आने से यानी घर का बस एक सदस्य बढ़ने से उनका क्या ही बिगड़ जाएगा। करने दो ना उन्हें काम। और उन्हें भी काम करना बहुत पसंद है माँ। इसीलिए आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? रुक तू, मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। बहुत हो गया तेरा। अरे नहीं माँ, ये आप क्या कर रही हो? मरवाओगे क्या मुझे? तो फिर तुझे अपना ये नाटक करना बंद करना होगा और तेरी जेठानी के हर काम में मदद करनी होगी। वादा कर मुझसे। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे तुझे क्या लगा, अगर मैं तेरी माँ हूं तो तेरे गलत काम में मैं तेरा साथ दूंगी? बिल्कुल नहीं। वादा कर मुझसे कि ये नाटक तू आज से ही बंद करेगी और चुपचाप घर में सही से रहेगी और अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएगी। मेरी ही मती मारी गई थी। जो मैंने माँ को सब सच बता दिया। मुझे तो उन्हें यहाँ आने से ही रोकना चाहिए था। ना ही माँ यहाँ पर आती, ना ही इन्हें यहाँ के बारे में कुछ पता चलता। अरे अब चुप क्यों हो गई? बोलेगी कुछ? हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ आपसे कि अब से मैं ये नाटक बंद करूंगी और घर में एकदम सही से रहूंगी। पक्का माँ। लेकिन तानिया अपनी माँ से किया गया वादा नहीं निभाती। वो कॉल पर उन्हें झूठ बोलती है कि वो घर में सही से रह रही है, जबकि वो अपना नाटक करना जारी रखती है। फिर कुछ दिनों के बाद, ये क्या है दीदी? आपने तो सबके लिए मसाला चावल, पनीर टिक्का और तीखी कचौरियां बनाई हैं, जबकि मेरे लिए तो बस ये सादी दाल और चावल ही बनाए हैं। ऐसे क्यों भला? अब तो मैं ठीक हो गई हूं ना, तो मैं भी ये खाना खा सकती हूँ ना? नहीं तानिया, अरे अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो और कहीं ये तीखा खाना खाकर तुम फिर से बीमार ना पड़ जाओ। हाँ तानिया, वेदिका बिल्कुल सही कह रही है। अब से तुम हर रोज सादा ही खाना खाया करो। तीखा खाना बिल्कुल बंद कर दो। क्या? मेरा मतलब आप ये क्या कह रही हो माँ जी? ऐसा करने से तो आप मेरा यहाँ रहना और मुश्किल कर रही हो। देखिए माँ जी, अब मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए रहना है, तो मुझे यहाँ के माहौल के साथ ढलना ही होगा और ये तीखा खाना खाने की आदत डालनी ही होगी। वरना अगर ऐसे ही रोजाना मेरे लिए खाना अलग से बनाया जाएगा तो हमारे घर का गैस कितना वेस्ट हो जाएगा। नहीं बहू, कोई नुकसान नहीं होगा हमारा, और अगर हुआ भी तो हमें उसकी कुछ भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे लिए तो तेरी सेहत जरूरी है। मनोरमा के इस आदेश के कारण अब तानिया को रोजाना ना चाहकर भी सादा खाना खाना ही पड़ता है, जो उसके गले के नीचे भी नहीं उतरता। और रोजाना वही सादा खाना खा खा कर वो पक जाती है। फिर एक दिन रात होने पर, अरे ये क्या, कल की तरह आज भी कुछ भी खाना नहीं बचा। सारा खाना खत्म हो गया। और आज तो दीदी ने कितने मस्त मस्त मसालेदार भिंडी फ्राई बनाई थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं बचा। मेरे इस नाटक के कारण मुझे आराम तो मिल रहा है, लेकिन मेरे पेट का क्या, वो तो भर ही नहीं रहा। रोज रोज वो सादा सा खाना खाकर तो मैं पक गई हूँ। तो फिर क्यों करती है ये नाटक? माँ जी, हाँ, आप यहाँ पर? हाँ मैं। अरे तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे ही नाटक करती रहोगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा? मैं हर रात को तुम्हें देखती हूँ कि कैसे तुम बचा हुआ खाना खाती हो। अरे बाकी वक्त तो तुम तीखा खाना खाने पर बीमार होने का नाटक करती हो और रात में यहाँ आकर मजे से उंगलियां चाट चाट कर तीखा खाना ठूसती हो। पहली बार तो मुझे ये देखकर बड़ी ही हैरानी हुई। फिर मैं समझी कि ये सब नाटक करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद हो सकता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, वो मैं। चुप रहे तू, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुमने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है।
जरा सोच, जब उस बेचारी वेदिका को ये बात पता चलेगी कि तुमने उसकी अच्छाई का इस तरह से फायदा उठाया है, तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे वो बेचारी तो तुम्हें जबान से एक वक्त पर माफ भी कर देगी, लेकिन मन से वो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। मैं ही बेवकूफ थी जो 2 पल के आराम के लिए ये सब कर बैठी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है माँ जी। प्लीज मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दे दो, प्लीज माँ जी। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूँ, पर याद रहे ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और अगर हो गई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं होगा माँ जी, मैं अब सबके सामने थोड़ा थोड़ा तीखा खाना शुरू करूंगी, और सबको यही लगेगा कि वक्त के साथ मैं यहाँ के माहौल में ढल चुकी हूँ और तीखा खाना खा सकती हूँ, और साथ ही दीदी की हर काम में मैं मदद भी करूंगी। इस तरह से अंत में तानिया अपनी गलतियां सुधारने का तय करती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। अंकिता अपने पति मोहित और ननद उर्वशी के साथ रहती है। एक दिन की बात है। अरे ये क्या, उर्वशी यहाँ पर चुप चुप कर सिगरेट फूंक रही है। बाप रे, पता नहीं इसका ये कब से चल रहा है। फिर अंकिता उर्वशी के पास जा ही रही होती है, लेकिन वो उतने में वहां से अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। फिर जब शाम में उर्वशी घर आती है, तभी क्या, मैं और सिगरेट? बिल्कुल भी नहीं। और ये कैसी बकवास भरी बातें कर रही हो आप? आपने जरूर किसी और लड़की को देखा होगा। मैं वो हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये फालतू का इल्जाम मुझ पर मत थोपो। चुप रहो उर्वशी, मैं कोई बूढ़ा नहीं गई हूँ, या मेरी आंखें कमजोर नहीं हो गई है। मैंने ना तो सिर्फ तुम्हें, बल्कि तुम्हारे साथ खड़ी तुम्हारी सहेलियों को भी देखा है। त्रिशा और मेघना दोनों भी वहीं पर थी। अरे तुम तो केवल 19 साल की हो, और इस उम्र में सिगरेट फूंकना तुम्हें शोभा देता है क्या? अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जगह ये तुम क्या फालतू की हरकतें करती जा रही हो? देखिए भाभी, मेरा ना सर पहले से ही फटा जा रहा है, इसीलिए आप मेरे साथ अभी बहस मत करो, और मैं आपका कुछ भी सुनकर नहीं लेने वाली। अरे मुझे भी तुम्हें खामखा नहीं सुनाना है। तुमने गलती की है, इसीलिए तुम्हें सुना रही हूँ। आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी बताऊंगी, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। क्या? उतने में वहां पर मोहित आ जाता है, जिसे देखकर उर्वशी फौरन नौटंकी शुरू कर देती है। देखो ना भैया, भाभी मुझे कितना चिल्ला रही है। अरे मैंने तो बस इतना ही कहा कि मुझे चाय और पराठे बनाकर दे दो, लेकिन उस पर इन्होंने मुझे कितना बुरा भला बोला, और ये भी कहा कि आने दे तेरे भैया को, उन्हें तेरे बारे में झूठी झूठी खबर देकर खूब भड़काऊंगी, और तुम दोनों भाई बहन के बीच झगड़े लगाऊंगी। क्या? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं मोहित, उर्वशी सरासर झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अरे सच्चाई तो ये है कि ये तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। फिर अंकिता मोहित को उर्वशी के बारे में सब बताती है। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने कोई सिगरेट नहीं पिया है, ये बस आपके और मेरे बीच में फूट डाल रही है। चुप रहो उर्वशी, मैं कोई फूट नहीं डाल रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। अरे चुप हो जाओ अंकिता, तुम तो एक नंबर की मनहूस लड़की हो। ना जाने क्यों मेरी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ गई हो। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और अब बस इज्जत के खातिर मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है, वरना मैं तो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। आज तो तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर लिया, लेकिन अगर आइंदा से ये दोहराया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर मोहित, अंकिता आगे कुछ बोल ही नहीं पाती, और उसे मोहित की बातों का बहुत बुरा लगता है, और हमेशा की तरह वो घर के पास वाली नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। मोहित और मेरी शादी को कितना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन उसने आज तक मुझसे कभी प्यार से बात तक नहीं की।
रोज मुझे कुछ ना कुछ वो दोनों सुनाते ही रहते हैं। पता नहीं कब तक सोऊंगी मैं। और इतना कहकर अंकिता रोने लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन, लो मोहित, मैं भी तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं। अरे ओ मोहतरमा, तुम्हें कौन लेकर जा रहा है? वही तो भाभी, आप जाकर अपना काम करो। लेकिन मोहित, न्योता तो हम दोनों को साथ में आने के लिए दिया गया है ना, तो उस फंक्शन में मैं भी आऊंगी ना तुम्हारे साथ। नहीं, तुम मेरे साथ कहीं नहीं आने वाली। भले ही न्योता हम दोनों को आया हो, और तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा? क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मोहित? और नहीं तो क्या, अरे मैं किसी किराए की बीवी को उस फंक्शन में लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बस तुम्हें झेल रहा हूं, बाकी मुझसे कुछ और उम्मीद मत रखना। ना जाने माँ और पापा ने क्या सोचकर मेरी शादी कराई थी तुमसे। तो परलोक चले गए और मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ फंसा दिया। फिर एक बार मोहित की ये बातें सुनकर अंकिता अब रो पड़ती है, और ये देखकर उर्वशी को बहुत खुशी मिलती है। इस नालायक औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बड़ी आई मेरे भैया को मेरे कारनामों के बारे में बताने वाली। फिर उस दिन भी अंकिता नदी किनारे बैठनी चाहती है, लेकिन तभी वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा होता है। आपको बैठना है तो आप बैठ जाइए इस जगह, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी जगह पर बहुत धूप है, इसलिए यहाँ छाव में ही बैठे रहिए। ठीक है जी, शुक्रिया। फिर अंकिता और निहार वही बैठे रहते हैं। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं करते, लेकिन फिर निहार बातचीत शुरू कर देता है। जी हाँ, 2 दिन पहले ही मैं पास वाली जगह में रहने आया हूँ, और जब भी मेरा मन भारी हो जाता है तो चला आता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी कुछ यही हाल है। यहाँ पर जैसी शांति मिलती है वैसी शांति कहीं और बिल्कुल नहीं मिलती। फिर उस दिन के बाद से निहार और अंकिता अक्सर एक दूसरे को नदी किनारे मिला करते हैं, और ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। फिर एक दिन मजे लेने के लिए उर्वशी एक चाल चलती है। ये सारी फाइल्स भैया की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, और अगर ये इस डस्टबिन में चली जाएगी तो भैया भाभी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोनों में तो ऐसी लड़ाई होगी कि बस मजा ही आ जाएगा। और वही होता है। मोहित जब बाद में अपनी जरूरी फाइल्स को कमरे के डस्टबिन में फेंका हुआ देखता है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या अंकिता? ये सारी फाइल्स कितनी इंपॉर्टेंट थी और तुमने इन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। अरे कुछ तो शर्म करो। और कितना खून खोलोगी मेरा? बनोती कहीं की। बस करो मोहित, तुम हर बार मुझे कुछ भी कह देते हो और मैं चुपचाप सुनकर भी लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मुझ पर चिल्लाने का लाइसेंस मिल गया है। मैं नहीं जानती कि ये सारी फाइल्स डस्टबिन में कैसे चली गई, लेकिन ये बेशर्मों वाला काम मैंने नहीं किया है। अरे तो फिर ये फाइल्स खुद चलकर गई क्या डस्टबिन में? अरे अपनी बहन से भी पूछ लो ना, इस घर में वो भी रहती है, और ये करामत पक्का उसी की होगी, ताकि हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। बहुत जबान चल रही है ना तेरी। रुक जा, लगता है आज तेरी सारी होशियारी निकालनी ही पड़ेगी। फिर मोहित अंकिता को खूब मारता है, जिसके निशान उसके चेहरे पर पड़ जाते हैं, और वो वैसे ही नदी किनारे चली जाती है। और उसे देखकर निहार चौंक जाता है। अरे अंकिता जी, आपको ये चोट कैसे लगी? वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना, वो अचानक से स्टूल से गिर गई और ये चोट लग गई। हे भगवान, जरा ध्यान से काम किया कीजिए ना। जी निहार जी, अगली बार से मैं जरूर ध्यान दूंगी। फिर अगले 2 से 3 दिनों में अंकिता के बदन पर निहार कहीं ना कहीं चोट देखता ही रहता है, और घर जाकर वो इस बारे में बहुत सोचता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। वो काफी उदास सी भी रहती है। खैर, चाहे जो भी हो,
भगवान जी बस उन्हें खुश रखे, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। तभी वहां पर निहार की बीवी सिमरन आ जाती है। कौन दिल की अच्छी है? और ये किस बुतनी के बारे में बात कर रहे हो तुम? कोई भी तो नहीं, बस एक सीरीज देखी मैंने आज, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब वो सब छोड़ो और मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दे दो, क्योंकि आज मुझे अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने जाना है। क्या 5,000? हाँ तो सिर्फ 5,000 ही मांगे हैं मैंने, 5 लाख नहीं। जल्दी दे दो अब। पर सिमरन, अभी 15 दिन पहले ही तो तुम्हें मैंने इतनी सारी शॉपिंग करवाई थी, फिर अब ये 5,000 क्यों चाहिए तुम्हें? अरे मेरे बुद्धूपति, वो तो हमने जरूरी सामान लाया था ना, लेकिन अब मुझे नए गर्म कपड़े खरीदने हैं। ठंड आ रही है ना, इसीलिए। अब चलो, जल्दी से मुझे पैसे दे दो। अच्छा ठीक है बाबा, ये लो, और शाम को जल्दी आना, साथ मिलकर खाना खाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे तो देर होगी आने में, तो मैं खाना बाहर ही खा लूंगी। तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। क्या? हाँ निहार, चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय। सिमरन को बस पैसों का लालच होता है, वो दिखावा करने में और घूमने फिरने में ही उलझी रहती है, और इसके चलते वो निहार के लिए बिल्कुल समय नहीं निकालती। वो हफ्ते में 1 से 2 बार ही खाना बनाती है, और बाकी के दिन तो बस निहार ही खाना बनाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अंकिता और निहार दोनों एक दूसरे को अपना दर्द बांटने लगते हैं। क्या? अरे ये आप क्या कह रही हो अंकिता जी? आपके पति आपको इतना मारते हैं और फिर भी आप उन्हीं के साथ रहती हो? नहीं नहीं, अभी की अभी आप मेरे साथ चलिए और अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। नहीं निहार जी, अगर ये सब इतना आसान होता तो मैं कब का कर लेती, लेकिन मैं मोहित के खिलाफ जा ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, माना कि वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो मुझसे प्यार भी उतना ही करते हैं। नहीं अंकिता जी, ये आपकी गलतफहमी है। इसे जानवरों की तरह पेश आने को आप प्यार कहती हो? अपनी आंखों पर चढ़ी प्यार की पट्टी हटाइए और मोहित को छोड़ दीजिए। आप अपने दम पर अकेली जी सकती हो, और अकेले पड़ने से डरिए मत। और अगर आपको कुछ मदद लगेगी तो आपका ये दोस्त हाजिर है आपके लिए। शुक्रिया निहार जी, लेकिन वाकई में ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। आपको हमारी दोस्ती की कसम, और इस विषय को यही जाने दीजिए। लेकिन अंकिता जी। नहीं निहार जी, बस। निहार अब चुप हो जाता है। फिर ऐसे ही एक रोज, चलो ना सिमरन, आज हम दोनों नाटक देखने के लिए नाट्यगृह चलते हैं। मैंने तो हम दोनों के लिए टिकट्स भी बुक करके रख दी है। अरे पागल वागल हो गए हो क्या तुम? अरे तुम क्या कोई बाबा आदम के जमाने के हो क्या? आजकल ये नाट्यगृह में नाटक देखने कौन जाता है? मैं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ कहीं भी, क्योंकि तुम बड़े ही बोरिंग हो। अरे तुम तो अकेले ही जाओ, मैं तो अभी पार्लर जा रही हूँ। ठीक है सिमरन। फिर नाखुश निहार जब ये बात अंकिता को बताता है, तब वो उसके साथ नाट्यगृह चलती है, और वो दोनों साथ में नाटक देखकर बहुत खुश होते हैं। और कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन वो दोनों अपना सारा दुख भूल जाते हैं। आज आपके साथ नाटक देखकर बहुत मजा आया। मुझे भी निहार जी। मैं जब भी आपके साथ होती हूँ ना, तो सारी चिंताओं को भूल जाती हूँ। शुक्रिया मेरे इतने अच्छे दोस्त होने के लिए। ओफो अंकिता जी, आप तो दिन में 50 बार शुक्रिया बोलती हो। अच्छा बाबा ठीक है, आगे से नहीं बोलूंगी। ऐसे ही समय गुजरता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। अंकिता जी, आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हमारे इस प्यार को हम क्या नाम दें? कोई नाम नहीं निहार जी। मतलब ये है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्यार ही काफी है, इसीलिए कुछ रिश्ते बेनाम ही सही होते हैं। फिर एक दिन अंकिता मोहित के फोन में किसी और लड़की के मैसेजेस पढ़ती है।
जिसमें मोहित ने उस लड़की का नंबर जानू नाम से सेव किया होता है। इसका मतलब मोहित मुझे पहले से ही धोखा दे रहा है। छी, इससे और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। फिर एक दिन जब निहार अपना फोन घर पर भूल जाता है, तब सिमरन उसका पीछा करते करते पार्क तक पहुंच जाती है, जहां वो निहार और अंकिता की प्यार भरी बातें सुन लेती है और वो एकदम हैरान रह जाती है। ये तुमने क्या किया निहार? अरे शर्म नहीं आई क्या तुम दोनों को? शादीशुदा होने के बावजूद भी अफेयर करते हो। अरे तो फिर मैं और क्या करता? तुम्हें तो बस दिखावा करने से कोई फुर्सत नहीं मिलती। आज तक तुमने मेरे लिए कभी चैन से 2 मिनट भी निकाले हैं क्या? नहीं ना। और अब जब मैं दूसरी जगह पर प्यार ढूंढ चुका हूं, तब तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अरे चुप रहो तुम सिर्फ मेरे पति हो और तुम दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे अभी के अभी खत्म करना होगा, वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं इसके पति को बुलाऊंगी। फिर सिमरन झट से अंकिता के हाथ से फोन छीनकर उसके पति को फोन लगाकर वहां पर बुलाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है। ये सब क्या है अंकिता? अरे तुम्हें मैं इतना नापसंद करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी झेलता हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिलाती हो। मोहित, वो मैं। देखो अंकिता, आज तुम्हें डरना नहीं है। अरे कब तक डरोगी इस आदमी से? अपने आत्मसम्मान के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा, इसलिए इसका डर कर सामना करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे तुम दोनों की तो ऐसी की तैसी। फिर मोहित गुस्से में अंकिता को मारने जाता है, लेकिन इस बार वो उसे रोक लेती है और ये देखकर मोहित एकदम चौंक जाता है। तुमने मुझे रोका? हाँ, क्योंकि अब बहुत हो गया है। मैं तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहूंगी, और साथ ही अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। नहीं रहना मुझे तुम जैसे हैवान के साथ। बस अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए तुम मुझे झेल रहे हो ना, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा भी किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो अंकिता? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें तलाक ही नहीं दूंगा। तो तुम अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी? अरे तुम चाहे मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अब और रहना ही नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर ही रहूंगी। और तुम सिमरन, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, और अब से मैं अंकिता के साथ ही रहूंगा। इसलिए आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। क्या? और इस तरह अंत में निहार और अंकिता अपने दोनों पति पत्नी को छोड़कर बिना शादी के एक साथ रहने लगते हैं। पारुल और नितिन की हाल ही में शादी हुई होती है। पारुल के भाई संग्राम की इमेज बिल्कुल किसी डॉन की तरह होती है। अरे बहू, आज तो तू लेट उठ गई, लेकिन कल से ऐसा बिल्कुल मत करना। सुबह 9 बजे के पहले ही सारा नाश्ता बना लेना, और उसके बाद घर के बाकी के काम निपटाना। और हाँ, 8 बजे तक आरती हो जानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। अरे माँ जी, लगता है आप कुछ भूल रही हो। क्या बहू? अरे माँ जी, मैं एक डॉन की बहन हूँ, और अगर मेरे भाई को पता चलेगा कि मेरे ससुराल वाले मुझसे काम करवा रहे हैं, तो वो आप लोगों पे कितना गुस्सा हो सकते हैं। इस बात का आपको कोई अंदाजा भी है क्या? क्या? ये तो क्या कह रही है बहू? नितिन ने तो बोला था कि तेरा एक भाई है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो एक डॉन है। ठीक है बहू, तू अपने भाई को कुछ भी मत बता, और तुम उतने ही काम करना जितने करने की तुम्हारी इच्छा हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा। ये हुई ना बात माँ जी। पारुल की सास विमला अब घबरा जाती है और सारा काम वो खुद ही करने लगती है, और पारुल बस ऊपर ऊपर के छोटे मोटे काम कर देती है। ये देखकर ससुर संदीप कहते हैं, अरे विमला, ये सब तुम क्या कर रही हो? अभी अभी तो घर में बहू आई है, और बहू के आने के बाद भी तुम ये सारे काम क्यों कर रही हो? आपको पता नहीं है संदीप जी,
और ना ही हमें नितिन ने बताया कि पारुल बहू का भाई डॉन है। इसीलिए मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने अगर अपने भाई को कुछ बता दिया तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। क्या? हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? वो भी अब चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन पारुल नितिन का कार्ड ले लेती है और वो उस दिन 25,000 रुपए की शॉपिंग कर लेती है। और ये सब देखकर सास ससुर दोनों भी एकदम हैरान रह जाते हैं। अरे बहू, तुमने तो एक दिन में ही पूरे 25,000 रुपए उड़ा दिए। ये क्या कर दिया तूने? हाँ बहू, तुमने इतने सारे पैसे क्यों उड़ाए? 25,000 रुपए कोई छोटी रकम होती है क्या? ये तुमने सही नहीं किया। ओफो माँ जी, पापा जी, आप दोनों भी ना, ये कैसी बेतुकी बातें करते हो? अरे मेरा भाई तो एक बार में ही मुझे 50 से 60,000 रुपए देता था, और आप यहाँ पर 25,000 रुपए के लिए मुझे इतना बोल रहे हो। ये सब क्या है नितिन? पारुल, मैं माँ और पापा को समझाता हूँ। माँ पापा, अब जाने दो ना। उसकी इच्छा थी तो उसने शॉपिंग कर ली। वैसे भी मेरी तनख्वाह अगले महीने से बढ़ने वाली है और यहाँ पर मुझे ही कोई चिंता नहीं है। तो आप दोनों खामोखा क्यों चिंता कर रहे हो? एकदम बेफिक्र रहो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। लेकिन बेटा, वो दोनों चुप हो जाते हैं और इस तरह से पारुल ससुराल वालों को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है और मुफ्त के मजे लेती है। फिर एक दिन जब घर पर पारुल के चाचा ससुर आते हैं, तभी अरे पारुल बहू, हमें ना वो डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी आलू मसाले वाला। प्लीज बना दो ना जल्दी से। क्या? डोसा? नहीं नहीं, मैं तो अभी बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे सैलून में अपॉइंटमेंट है। इसीलिए आप ये सब माँ जी से ही बनवा लो। अरे पर बहू। देवर जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बना देती हूँ ना आपके लिए डोसा। और बहू, तुम जाओ बेटा, बहुत दिनों से इसे पार्लर जाना था ना, इसीलिए जा रही है ये। ठीक है विमला भाभी, कोई बात नहीं, जाओ बहू, मेरे लिए डोसा तेरी सास बना देगी। लेकिन घर में 2 दिन में ही चाचा जी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पारुल एकदम महारानियों की तरह रह रही है और बाकियों के साथ नौकरों की तरह पेश आ रही है। फिर रात में, अरे बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तनिक थोड़ी मालिश तो कर दो। ये लो, इस तेल से करना, गांव के वैद्य जी ने दिया है ये मुझे तेल, बहुत कमाल का है, थोड़ा तुम भी रख लो अपने लिए। छी चाचा जी, इस तेल की बदबू, यू, दूर रखिए इसे मेरे से। लेकिन बहू। चाचा जी, मुझे ना मेरे भाई ने एकदम रानी की तरह रखा है, इसीलिए मैं ये सारे काम नहीं करने वाली, तो आप बार बार मुझे काम देना बंद करो। बहू, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ। अरे छोटे, छोड़ना ये सब, मैं नितिन से कहता हूँ, वो तेरे सर की मालिश कर देगा। बहू की तबीयत थोड़ी खराब है ना, इसीलिए इतनी चिड़चिड़ कर रही है। नहीं भैया, आप लोग सह सकते हो इसके नखरे, लेकिन मैं नहीं सहूंगा। माफ कीजिए, लेकिन आज के बाद मैं आपके घर पे कभी नहीं आऊंगा, और जब तक ये यहाँ पर रहेगी तब तक खास तौर पर नहीं आऊंगा। अरे तो मत आओ ना, बुलाया भी किसने है आपको? अरे बहू, तुम तो शांत हो जाओ, और छोटे, मेरी बात तो सुन ले। चाचा जी कोई बात नहीं सुनते और वो गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पारुल को कुछ भी नहीं बोल पाते। फिर बाद में, अरे नितिन बेटा, तूने बहू के साथ लव मैरिज करके बहुत गलत किया है। अरे उसके आने से तो सब कुछ बिगड़ गया है। और नहीं तो क्या, ना जाने कितने अरमान सजाए थे मैंने, लेकिन सब कुछ चकनाचूर हो गया है। ना तो हम बहू को कुछ बोल सकते हैं और ना ही उसे कोई काम दे सकते हैं। एक तरह से हम उसके गुलाम ही बनकर रह गए हैं। हर पल बस उसके डॉन भाई की ही दहशत बनी रहती है घर में। मुझे माफ कर दो माँ पापा, लेकिन मैं भी क्या करूं?
मैं भी यहाँ पर फंस चुका हूँ। अब तो मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता, और अगर मैंने ऐसा किया तो वो और उसका भाई मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जाने दे बेटा, हम तेरे लिए ये सब सहन करने के लिए तैयार हैं। नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने अपने दोस्त के घर पर आती हुई काम वाली से बात कर ली है। वो पैसे भी ज्यादा नहीं लेती, और वो यहाँ पर 2 दिन के बाद काम करने आएगी, और वो घर का सारा काम कर देगी। फिर आपको और पापा को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत कर। पहले ही तेरी बीवी तुझे कितना लूटती है, और उसमें ये बेफिजूल के खर्चे मत कर। तू अकेला क्या क्या देखेगा, और तू घर के कामों के बारे में इतना मत सोच। हम दोनों इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं जो कोई काम नहीं कर सकते। क्यों जी? हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आज तक हम दोनों ने साथ मिलकर सभी काम किए हैं, और आगे भी करेंगे। लेकिन तू अपने काम पर ध्यान दे बेटा। इन सबको लेकर इतना परेशान मत हो, ठीक है ना? ठीक है पापा। सच में भगवान आप जैसे माँ पापा हर किसी को दे। आप दोनों ने आज तक मेरे लिए जो भी किया है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चुप कर पागल, अपने माँ बाप को शुक्रिया बोल रहा है। और नहीं तो क्या। चल जा, अब तुझे दफ्तर जाने के लिए पहले ही काफी देर हो चुकी है। हाँ माँ। फिर नितिन दफ्तर चला जाता है, और जब पारुल को उसके भाई संग्राम का कॉल आता है तभी वो थोड़ी सी घबरा जाती है। और बता पारुल, सब कुछ ठीक तो है ना वहां पर? तू सही तरह से अपनी घर गृहस्थी संभाल तो रही है ना? कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं हुआ ना? हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, सब कुछ एकदम ठीक है, और मैं अपने ससुराल वालों का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। फिर तो एकदम अच्छा है, ऐसे ही खुश रहे। नितिन एक अच्छा लड़का है, मिडिल क्लास वाला है, लेकिन दिल से एकदम हाई क्लास वाला है। उसे कभी भी कोई तकलीफ मत देना। हाँ भाई, मैं आपकी बात समझ गई। और बताओ, आप कैसे हो? मैं एकदम टकाटक। चल अभी मैं फोन रखता हूँ, कुछ रहेगा तो तुरंत फोन घुमाने का। क्या? हाँ भाई, जरूर। फिर पारुल कॉल कट करके राहत भरी सांस लेती है। शुक्र है मैंने सही से भाई के सामने झूठ बोल दिया। मेरे ससुराल वालों को ये तो पता है कि मेरा भाई एक डॉन है, पर उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वो एक बुरा नहीं बल्कि अच्छा वाला डॉन है, जो गलत लोगों की बैंड बजाकर सच्चे और गरीब लोगों का साथ देता है। और अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ अपने मासूम ससुराल वालों को अपने ही भाई का खौफ दिखाकर मुफ्त में राज कर रही हूँ, तो वो तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब पारुल की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हैं। फिर एक रात उसे भूख लगने के कारण नींद ही नहीं आती। मुझे तो पास्ता खाने का बड़ा मन कर रहा है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, माँ जी को ही उठा देती हूँ। अब जब मैं पास्ता खाऊंगी तब जाकर ही मेरे पेट को और मेरे मन को शांति मिलेगी, और फिर मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। फिर रात में 2 बजे पारुल विमला को उठा देती है, और वो उसे रसोई में लेकर जाती है। क्या हुआ बहू, तू मुझे रात के 2 बजे यहाँ रसोई में लेकर क्यों आई है? अरे माँ जी, मुझे पास्ता खाने का बड़ा मन कर रहा है, इसलिए आप प्लीज मेरे लिए पास्ता बना दीजिए ना। लेकिन बहू, मैं काफी थक चुकी हूँ और काफी नींद में भी हूँ, तो फिर ऐसे में मैं कैसे सब बनाऊं? ठीक है माँ जी, मत बनाइए, जाइए, जाकर सो जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, बना देती हूँ मैं। अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। तुम जाओ, थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर बैठो। पास्ता बनने के बाद मैं तुम्हें बुला देती हूँ। ठीक है माँ जी, चलेगा। फिर बेशरम पारुल अपने कमरे में चली जाती है, और बेचारी विमला आधी नींद में पास्ता बनाती है और वो पारुल को खाने को देती है। फिर अगली सुबह जब ये सारी बातें नितिन को पता चलती है, तभी पारुल, तुमने माँ से रात के 2 बजे पास्ता बनाया। अरे तुम्हें थोड़ी तो समझदारी होनी चाहिए ना। वो कोई तुम्हारी उम्र की नहीं है,
और आधी नींद में से उठाकर तुमने उनसे काम करवाया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पारुल। आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज। नितिन, तुम ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ और मुझे मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो मुझे सही लगेगा वो मैं सब करूंगी। अब जाओ यहाँ से, मुझे रेडी होकर बाहर जाना है। आज मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है। रात में 11 बजे तक मैं आ जाऊंगी वापस। क्या इतना लेट? देखो पारुल, आजकल पता है ना, जमाना ठीक नहीं रहा। लड़कियों का इतनी रात में अकेले बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। पर तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही? नितिन यार, तुम ना सच में बहुत दिमाग खा रहे हो। अब बस भी करो और जाओ यहाँ से। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। पारुल नितिन की एक नहीं सुनती और वो अपने मन की ही करती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके सास और ससुर की तबीयत खराब हो जाती है, तब भी पारुल उन पर रहम नहीं करती और वो उनसे खूब काम करवाती है। अरे बहू, विमला की हालत तो देखो, उससे काम मत करवाओ। अरे थोड़ा तो रहम करो हम पर। पापा जी, आप तो चुप ही रहिए और जाइए मेरे कमरे की सफाई कीजिए, वरना मैं अभी के अभी मेरे भाई को फोन करूंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। उस वक्त पारुल का भाई संग्राम अचानक से उससे मिलने वहां पर आया होता है और वो ये सब देखकर एकदम चौंक जाता है और समझ जाता है कि पारुल अपने ससुराल वालों को झूठ बोलकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बस कर पारुल, मुझे तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे तू अपने ससुराल वालों के साथ कितना गलत करेली है। अरे मैं बाहर के जरूरतमंद लोगों की कितनी मदद करता हूँ और तू इधर अपने बेचारे ससुराल वालों को मेरा खौफ दिखाकर ये सब करेली है। छी भाई, मुझे माफ कर दीजिए भाई। इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो। हाँ काका जी, जरूरी नहीं कि हर डॉन बुरा ही हो। मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन इसने आप सबकी नजरों में मेरी ऐसी छवि बनाई है कि आप लोग मुझसे डर जाए और ये आपको अपना गुलाम बनाए। पारुल बहू, तूने हमारे साथ ये बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी पारुल। तुझे मैंने तेरे पसंद के लड़के के साथ शादी करने के लिए हाँ की, लेकिन उसके बाद भी तूने ये सब किया। अब से तू अपने घर पे ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी तू, और यही तेरी सजा है। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई और अब मुझे इस बात का पूरा एहसास हो चुका है। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो भाई। मैं एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाऊंगी। प्लीज भाई, मुझे यहाँ से लेकर मत जाओ। पारुल खूब विनती करती है, जिसके बाद उसका भाई और उसके ससुराल वाले उसे सुधरने का एक आखिरी मौका देते हैं और वक्त के साथ साथ वो सच में सुधर जाती है और अपने ससुराल वालों की अच्छे से देखभाल करती है।